ओके, पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं GD&T है क्या और क्यों यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दो चार एग्ज़ाम्पल हैं। जैसे कि ये ऊपर साइड में एक होस पाइप दूसरे पाइप के अंदर असेंबल होने की सिचुएशन है। दूसरा यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये बॉल बना हुआ है, बॉल के साइड में बॉल पे एक पाइप हम असेंबल कर रहे हैं और इसके बीच में अगर देखोगे तो एक मिनट, अच्छा ये इस साइड में नहीं आएगा क्या? ओके, ये यहाँ पे देखो गैप दिखाई पड़ रहा है। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए कि जो मैटिंग आइटम्स हैं जो एक दूसरे से में फ़िट होने वाले हैं वो परफेक्टली फ़िट हों। इसके साथ ही इधर साइड में एक एग्ज़ाम्पल दिखाया गया है, थोड़ा बेटर एग्ज़ाम्पल है कि अगर इसको देखोगे तो दिस कैप विद मल्टीपल मैटिंग फीचर्स रिक्वायर्स ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। यहाँ पे हम देखें तो ये इसमें होल्स बने हुए हैं। ये ऊपर एक मेटलिक पट्टी से कनेक्टेड है और जिस जगह पे इसका ये राउंड वाला फेस मैटिंग कर रहा है वो फ्लैट है। इसके साथ में जो नीचे है इसके कॉलर की एक लंबाई होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो इनकी पोजीशन ऊपर नीचे हो जाएगी। तो अब इसको देखते हैं इस जो डिज़ाइन है उसने इन सब चीज़ों को एडहेयर कैसे किया है। यार मेरे को लग रहा है इसकी पिक्चर की विजिबिलिटी अच्छी नहीं है। क्या ये देख पा रहे हो क्या चीज़ है ये? यहाँ से एक एरो गया हुआ है जो ये इस होल की पोजीशन होल पे गया हुआ है और इसकी पोजीशन को इन्होंने कुछ टॉलरेंस दी है कि पोजीशन डाया 0.50 मैक्स मटेरियल कंडीशन, डेटम ए मैक्स मटेरियल कंडीशन, डेटम बी नॉर्मल रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज़। तो इन्होंने क्या किया, इसकी होल की पोजीशन को कंट्रोल किया, क्योंकि अगर होल की पोजीशन लेफ़्ट राइट हो जाएगी तो ये पार्ट्स फिट नहीं, सही से फिट नहीं होगा। मतलब ये अगर थोड़ा बड़ा या छोटा हो जाएगा तो लूज़ आएगा। ऐसे ही इन्होंने ये जो इसकी हाइट है, एक मिनट, इनमें कॉन्सेंट्रिसिटी डिफ़ाइन की है। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्सेंट्रिक होने चाहिए। ऊपर का फेस फ्लैट किया है क्योंकि ये एक चीज़ पे इस मेटालिक पट्टी पे बट हो रहा है। तो ये अब इस चीज़ को किसी डायमेंशन से मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था कि ये दो पार्ट एक दूसरे में के साथ कनेक्ट होने वाले हैं या एक दूसरे पे बट होने वाले हैं तो वो फ्लैट हों। इस चपटेपन को डिफ़ाइन करने के लिए कोई डायमेंशन इसको कंट्रोल नहीं कर सकती थी। तो इस तरीके से जब अगर मैं बात करूं कि मुझे ज्योमेट्री कंट्रोल करनी होती है तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। फर्दर अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये आमतौर पे अक्सर क्वेश्चन होता है ज्योमेट्रिक डायमेंशन करता क्या है। तो ये क्या करता है, साइज़ को, शेप को, फॉर्म को, ओरिएंटेशन को और लोकेशन ऑफ फीचर को कंट्रोल करता है एक पार्ट में। नाउ डिटेल में बाद में आएंगे, कुछ जनरल बेसिक चीज़ें समझना ज़रूरी है। फीचर टॉलरेंस जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा कि ज्योमेट्रिकल डायमेंशन टॉलरेंसिंग जो होती है एक्चुअल रिलेशनशिप दिखाती है मैटिंग पार्ट और पार्ट के बीच में। जैसे यहाँ पे भी हम देखें तो इस फेस और ऊपर वाले फेस के बीच में जो रिलेशन है वो कांटेक्ट का है, और कांटेक्ट में अगर दोनों फ्लैट नहीं होंगे तो ये वॉबलिंग करेगा। फंक्शनल जब इसका फंक्शन होगा, जब ये अपनी लाइफ साइकिल, अपनी लाइफ या कहें रेगुलर यूज़ में आएगा तो यहाँ पे एक हिलेगा डुलेगा, ये परफेक्टली फिट होके नहीं बैठेगा। तो ये जो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि एक्चुअल रिलेशनशिप को प्रेजेंट करती है ज्योमेट्रिक डायमेंशन। इसके अलावा जैसा कि ऊपर में प्रॉपर असेंबली को, क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, कॉस्ट को रिड्यूस करता है,
ये हमेशा एक लोगों के दिमाग में मिथ रहता है कि GD&T अगर मैंने लगा दी तो पार्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। कई बार तुम लोगों ने सुना भी होगा, सप्लायर डेवलपमेंट वाले आते हैं और बताते हैं इसमें सर GD&T है इसलिए महंगा है पार्ट। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको समझ में आती नहीं है। जो चीज़ समझ नहीं आती है उसके एक काम करो, कॉस्ट ज़्यादा कर दो। जो हिडन कॉस्ट होती हैं, जैसे कई बार हमारे पास जो RFQ होता है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जो होती है, उसमें जब इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होती है, मान लो मटेरियल के बारे में क्लियरिटी नहीं है, तो अज्यूम कर लो और ऐसा मटेरियल अज्यूम करो जिसकी कॉस्ट हाई होती हो। तो जो अजम्पशन है, ब्लाइंड अजम्पशंस होती हैं, उनकी वजह से कॉस्ट ऊपर चली जाती है। तो वास्तव में GD&T जो होता है हमारी कॉस्ट को डाउन करता है, लेकिन लोगों का सोचना क्या है, इससे कॉस्ट बढ़ जाती है। ओके, ये सेम तीसरे वाला जो चौथा स्टेटमेंट है, तीसरे का ही रिफ्रेम किया गया, रिफ्रेस किया गया है। ये जो GD&T को कंट्रोल करता है, या GD&T का एक तरीके से डायरेक्टिव स्टैंडर्ड है, वो ASME Y14.5 है। लेकिन ये सिर्फ GD&T की डेफिनीशन बताता है, इसको कैसे यूज़ कर सकते बताता है, लेकिन ये नहीं बताता इसको मेज़र कैसे करना है। तो मेज़र, इसके लिए ही मेज़रमेंट मेथड अलाइनमेंट का एक फ़ेज़ होता है जो कस्टमर कंपनी और सप्लायर कंपनी के बीच में होता है, कि सप्लायर का क्वालिटी वाला और कस्टमर का क्वालिटी वाला मिलते हैं, और उस कि डिज़ाइनर ने क्या दिया है उसको ये मेज़रिंग वाला क्या समझ रहा है, दोनों का मेथड सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि एक अपना स्टैंडर्ड मेथड से चल रहा है, दूसरे का मेज़रिंग मेथड अलग है। तो मेज़रमेंट मेथड अलाइनमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फेज़ है जो होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि सही चीज़ को भी गलत मेज़र कर लिया जाएगा। इसके अलावा ये जो चीज़ है प्लस माइनस tolerancing generates a rectangular shaped tolerance zone, and GD&T generates a cylindrical shaped tolerance zone to control an axis. Okay. ये कुछ ऐसा है कि अगर मैं कोई प्लस माइनस वाली टॉलरेंस देता हूँ, ये शायद समझ आ भी रहा होगा कि अगर मैं अगर मैंने यहाँ पे एक होल बनाया हुआ है और इसकी डायमेंशन दी हुई है यहाँ से प्लस और माइनस में, +-1 अगर मैं बात करूँ, तो क्या होगा कि ये होल यहाँ से लेके इसका सेंटर यहाँ तक शिफ्ट हो सकता है। ऐसे ही जब मैं इस डायरेक्शन में इसको टॉलरेंस दूंगा तो हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसफ़र हो, मतलब इसमें इतना डेविएशन हो सकता है। एक मिनट, +-1 की अगर टॉलरेंस है और इस डायरेक्शन में भी +-1 की टॉलरेंस है, तो क्या होगा कि इसका सेंटर इतने में घूम सकता है, मतलब लेफ़्ट राइट। तो अगर ये मेरे ये जो होल है इसकी शिफ्टिंग को अगर मैं इस डायरेक्शन में बात करूं तो इसका सेंटर, मतलब डायगोनली अगर बात करूं तो यहाँ कहीं लाई कर सकता है। मतलब ये रेक्टेंगुलर टॉलरेंस जोन बनाता है। ये होल इस रेक्टेंगल बॉक्स में दाएं बाएं लेफ़्ट राइट घूम सकता है। जबकि अगर मैं इस पर ज्योमेट्रिकल टाइम टॉलरेंस के थ्रू पोजीशनिंग अगर दे रहा होता है इसकी एक्सिस को, तो पता ही होगा कि पोजीशन में क्या करते हैं, हम डायमीटर शो करते हैं। तो जो इसका टॉलरेंस जोन बनेगा वो सिलेंडर बनेगा। मतलब अगर मैं एक सर्कल देता हूँ और इसके ऊपर पोजीशन इसकी डाया करके डिफाइन करता हूँ, और यहाँ पर डाया 0 पॉइंट जैसे 1 था तो डाया 1 ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो सर्किल है
इसके सेंटर पे मैं 1 मिलीमीटर का डाया बनाऊंगा और ये जो सर्किल है इस 1 मिलीमीटर के डाया में इसका सेंटर कहीं पे भी होता है, मतलब ये चाहे यहाँ हो, ये कहीं इसका सेंटर जाएगा, ऐसे ही इस टाइम इसका सेंटर यहाँ कहीं है। मतलब जब तक इस डाया 1 के इस सर्किल के अंदर ये सर्किल का सेंटर रहेगा तब तक इस पार्ट को मैं ओके कहूँगा। तो इस तरीके से इसका जो टॉलरेंस जोन है जिसमें ये पार्ट मूव कर सकता है वो ऐसे सर्किल है, लेकिन अगर ये एक मेटेलिक प्लेट है या ऐसी प्लेट है जिसकी कोई थिकनेस भी है तो ये जोन जो है सिलेंड्रिकल हो जाएगा, टॉलरेंस जोन। ठीक है, ठीक है, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। वापस आते हैं। नाउ इफ द डिस्टेंस, ये वही है, उसी को इन्होंने इसका डायगोनल निकाला हुआ है 0.07 और 1.14। नाउ जो मैंने अभी कॉस्ट को लेके ग्रेट मिथ की बात करी थी, तो वही है कि ये माना जाता है कि GD&T पहली तो कि GD&T से क्या होता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो उसके पीछे 2 रीज़न हैं, 2 मिथ हैं। एक तो GD&T सेंट आउट कॉस्ट एस्टिमेशन, जब हम कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए भेजते हैं तो लोगों को कॉस्ट सिंपली बिकॉज दे आर फेयरफुल दैट द ड्राइंग ओके। तो आमतौर पे लोग, जैसा मैंने बोला, लैक ऑफ नॉलेज, उनको ऐसा लगता है कि इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि उन्हें वही मीट नहीं कर पाएंगे, पोजीशन नहीं मीट कर पाएंगे या फ्लैटनेस नहीं मीट कर पाएंगे। सिमिलरली एक और चीज़ है, एक थोड़ी सी दूसरा रीज़न ये होता है कि लोगों को इसके GD&T के बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो वो गलत GD&T यूज़ करते हैं। मतलब जो डिज़ाइनर है वो भी ऐसी GD&T डालता है जो कई बार प्रैक्टिकली सही नहीं होती है, वो रट के कर डाल देते हैं, या उनको लगता है अच्छा होल है तो पोजीशन ही होनी चाहिए। एक मिनट, तो दीज वर जनरल थिंग्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक और थिंग है। अच्छा, ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं। जो मटेरियल कंडीशंस हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, या अगर जब हम GD&T स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे मटेरियल कंडीशंस का जिक्र आएगा। कहीं पे M लिखा होगा ब्रैकेट में डेटम के साथ में, कहीं L लिखा होगा। तो इसको समझना ज़रूरी है GD&T पे डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले। तो जो अभी ऊपर हमने पहले इसमें देखा था, यहाँ पे ब्रैकेट में M लिखा हुआ था, एक मिनट, ये लिखा हुआ है जैसे A के साथ में M लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि जो डेटम A है उसके लिए ये कह रहे हैं दिस वन, इसकी पोजीशन 0.5 में होगी प्रोवाइडेड A जो डेटम है वो मैक्स, इस पर इसकी जो मटेरियल कंडीशन है मैक्सिमम हो। ऐसे ही इसमें LMC कहीं नहीं है, ज़्यादातर में मैक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये मैक्स मटेरियल कंडीशन और लीस्ट मटेरियल कंडीशन है क्या। तो अगर मैं होल की बात करूं तो उस केस में मटेरियल सबसे ज़्यादा कब होगा, जबकि अगर मैं होल की बात करूं तो जो सबसे छोटा होल होगा उस टाइम पे मटेरियल उस होल में सबसे ज़्यादा होगा। तो ये MMC ये शो करता है, ये मटेरियल की मैक्सिमम कंडीशन पे हमें एडिशनल टॉलरेंस प्रोवाइड करता है। ऐसे ही अगर मैं शाफ्ट की बात करूं तो शाफ्ट का में मटेरियल सबसे ज़्यादा कब होगा, जब उसका डाया सबसे ज़्यादा होगा, बड़े से बड़ा डाया। लेकिन ये नहीं कि टॉलरेंस से बाहर चला जाए। अगर एक, जैसे यहाँ पे देखो ये होल है, इसमें एक एग्जांपल दी, एक मिनट, अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे ये होल दिया हुआ है और ये विजिबल है। ओके, एक मिनट, कंट्रोल A से एरो आता है, कंट्रोल P से ब्रश आता है,
बॉल पेन कंट्रोल पी से ब्रश आता है। ओके, अगर मैं इसकी बात करूँ अभी तो क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये होल है और होल में जो 10.2 है ये MMC है, मैक्स मटेरियल कंडीशन है। मैं बोल रहा हूँ मतलब टॉलरेंस इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से नीचे वालों में देखो कि 10 और 12 इसकी चौड़ाई है। इसकी चौड़ाई पे इन्होंने टॉलरेंस दे रखी है 10 से लेके 12, तो जो 12 है वो मैक्स मटेरियल कंडीशन है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मटेरियल है। अब इसी तरीके से इसी का अपोजिट है LMC, लीस्ट मटेरियल कंडीशन। वो सिचुएशन, वो केस जहाँ पे मटेरियल सबसे कम होगा। तो अगर होल की बात करें तो जितना बड़ा होल होगा उतना मटेरियल कम होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जब 10.4 होगा तभी इस कंडीशन को अप्लाई करूँगा। LMC का मतलब लीस्ट मटेरियल कंडीशन का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे इस होल का डायमीटर बढ़ेगा या घटेगा, अगर मान लो 10.4 की जगह 10.3 हो गया तो जो कंसीडर्ड टॉलरेंस है वो थोड़ी वो डिफरेंट हो जाएगी। जो हम टॉलरेंस कंसीडर करने वाले हों, सपोज़ यहाँ पे एक पोजीशन दे रखी है और इसको डेटम बना के इस पे डेटम ए दे के और इसके ऊपर LMC दिखाया हुआ है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे ये होल छोटा होता जाएगा, मान लो 10.3 होगा तो पोजीशन पे टॉलरेंस, क्योंकि LMC दिया हुआ है तो पोजीशन पे जैसे जैसे छोटा हो जाएगा पोजीशन पे हमें बोनस टॉलरेंस मिलती जाएगी अगर LMC केस है। इसके अलावा एक और मटेरियल कंडीशन आती है, दैट इज़ RFS, मतलब रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज़। तो आमतौर पे जहाँ पे इसको कहीं से अलग से लिखने, जैसे L या M हम लिखते हैं, वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर RFS है तो उसका मतलब ये टर्म जानना ज़रूरी है। कई बार लोग बोल लेते हैं RFS, तो वो पता होना चाहिए कि RFS होता क्या है। अगर मेरे को जैसे ये दिए हुए हैं, ये है, तो ये डेटम ए के साथ में या इस पूरे फीचर, इसको जो बॉक्स बना हुआ है इसको फीचर कंट्रोल फ्रेम कहते हैं। तो इसमें कहीं पे भी कोई मटेरियल कंडीशन नहीं दी है, तो इसको हम कहें ये RFS कंडीशन है, रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज़। तो ये परपेंडिकुलर है डेटम ए के, एक मिनट, डेटम ए यहाँ पे दिया हुआ है और फ्लैटनेस यहाँ है, फ्लैटनेस के बाद इसको डेटम ए बनाया गया और ये परपेंडिकुलर है डेटम ए के। अब ये क्लियर नहीं हो रहा है इसमें कि कौन सी चीज़ परपेंडिकुलर है डेटम ए के, ये तो कुछ और है। और फिलहाल अगर ये वो कंडीशन है जब कोई मटेरियल साइज़, फीचर का कोई साइज़ से इसको बाउंडेशन या उसकी टॉलरेंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है, तो हम इसको RFS कंडीशन कहेंगे, रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज़ कहेंगे। हाँ, लेकिन डेटम बी जिसको बना रहे हैं, इन्होंने क्या किया है कि डेटम ए इसी फेस को दिया हुआ है और डेटम बी भी इसी फेस को दिखाया हुआ है। प्रॉब्लम ये है। अच्छा, अभी नहीं, ये देखो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ इधर, तो इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये जो डेटम बी है, तब ये भी क्लियर नहीं है, ये परपेंडिकुलरिटी है। अगर ये जो भी चीज़ है, इन्होंने इसी को फ्लैटनेस भी इसी बेस जो फेस है इसको दे रखी है और इसी को परपेंडिकुलरिटी दी गई है विद रिस्पेक्ट टू डेटम ए। और डेटम ए यहाँ तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, जो कि कुछ इसमें गड़बड़ है। ऐसा होता नहीं है कि सेम अपने आप से ही आप अपने आप को परपेंडिकुलर बना दो। बट फिलहाल जो हम जिस टॉपिक पे थे, रिगार्डलेस ऑफ फीचर फ्रेम, ओके, LMC
RFS पे आ गए हैं। नाउ RFS क्लियर है, ये मतलब ये जो मटेरियल कंडीशन है वो क्लियर है। ठीक है, अगला एक टर्म बहुत ज़्यादा, इसमें हम जब भी GD&T की बात करेंगे तो उस टाइम डेटम का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। डेटम, तो पहले तो डेटम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो इस टाइप के एक रेक्टेंगल बॉक्स में साथ में रिवर्स एरो लगा हुआ, जो मतलब कहीं पे स्टे करता हुआ, ये इस बात को शो करता है कि रेस्ट कर रहा है ये। हाँ जी बोलो, हेलो, ओके, हाँ हाँ ये रिकॉर्ड होगा। ओके, तो ये जो डेटम के ऐसे सिंबल्स होते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है डेटम को। इन मतलब ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, डेटम को कैसे दिखाया जा सकता है। अगर किसी फीचर कंट्रोल फ्रेम के ऊपर भी दिखा सकते हैं, किसी सरफेस पे दिखा सकते हैं, किसी रेक्टेंगुलर आर्क पे किसी रेक्टेंगल नहीं, किसी आर्क पे दिखा सकते हैं, और इसके अलावा किसी फेस को भी हम पे भी हम डेटम शो कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये डेटम को दिखाने के तरीके हैं। अब वास्तव में डेटम होता क्या है, ये किसी एक पार्ट का बहुत ही वास्तव में इतना टेढ़ा पार्ट नहीं है, लेकिन जब आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर देखो तो एक छोटा सा पीस है, तो वो ऐसा वेवी दिखाई पड़ता है। तो जैसे कि मैं किसी चीज़ को नापने की बात करूं, मान लो मैं इसकी लंबाई नापता हूं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो किसी एक को तो मैं अपना शुरुआती स्टार्ट पॉइंट या ओरिजिन मानूंगा। तो जो ओरिजिन है उसे ही हम डेटम कह सकते हैं। लेकिन क्या होता है, डेटम अगर मैं किसी चीज़ को मेज़र करना है, मेज़रमेंट की जब हम बात करें, तो हम पार्ट को किसी ऐसी चीज़ पे रेस्ट करते हैं जिसको मैं कहूँ आइडियली उसे परफेक्ट कह सकूँ। अगर वो प्लेन है तो इतना परफेक्ट हो कि उसमें वेवीनेस ना हो, वो फ्लैट हो। या अगर मैं उसको किसी एज से रेस्ट करा रहा हूँ, तो वो जो एज है, मान लो यहाँ पे एक एज बना होता, एक मिनट, तो जिस एज से मैं रेस्ट कर रहा हूँ वो भी एकदम ट्रू होता, ऐसा होता। तो जिनको हम डेटम सिमुलेटर कहते हैं, मतलब ये डेटम को सिमुलेट करता है इसको। तो जैसे कि सरफेस प्लेट एक डेटम सिमुलेटर है। अगर मैंने किसी ड्राइंग में जैसे इसको डेटम C दिखा रखा है, और यहाँ पे कोई एक डायमेंशन या एक टॉलरेंस दे रखी होगी कि पैरेललिज्म, सपोज इसका पैरेललिज्म दिया होता विद रिस्पेक्ट टू डेटम C, तो वास्तव में मैं उसको इस पार्ट के रेस्पेक्ट में पैरेलल बता रहा हूँ। लेकिन हम क्या करेंगे, इस पार्ट को इस जिस भी चीज़ पे रेस्ट करेंगे दैट शुड बी ट्रू, मीन्स वो एकदम सीधी होनी चाहिए। तो वो डेटम सिमुलेटर है। तो वास्तव में जब मैं पैरेललिज्म मेज़र करूँगा तो इस लाइन से, इस रियल इस ट्रू सरफेस से इसके इस ऊपर वाले सरफेस का डेविएशन मेज़र करूँगा, ना कि नीचे वाला, क्योंकि मैं यहाँ तो पहुँच भी नहीं सकता हूँ। मान लो अगर मैंने पार्ट को रेस्ट कर दिया तो मेरा स्टाइलस या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो नीचे वाले फेस तक पहुँच नहीं पाएगा। मान लो मैंने पैरेललिज्म दिया है, तो ये जो डिस्टेंस है मैं यहाँ से ट्रैवल करूँगा। मान लो इसकी आमतौर पे जो पैरेललिज्म दिया होता है जैसे, तो उसमें हम दिखाते हैं कि इस फेस से लेके इस वाले फेस तक इसमें कोई एक बेसिक डायमेंशन दी होगी, हो सकता है 10 मिलीमीटर, 15 मिनट, जो भी है। तो जो मेरा मान लो यहाँ पे 10 mm बेसिक है, ऐसा कुछ। तो बेसिक क्या डायमेंशंस क्या होती हैं, आइडियल डायमेंशंस, या वो मतलब बेसिक डायमेंशंस ऐसी होती हैं जो एक तरीके से वो ट्रू वो आइडियल डायमेंशंस होते हैं। लाइक 10 में अगर यहाँ से लेके ये बोलता है कि 10 mm है इसकी चौड़ाई, तो जो मेरा CMM वाला बंदा है इस डेटम सिमुलेटर पे पहले टच करेगा प्रॉप को, और यहाँ से 10 मिलीमीटर तक ऊपर जाएगा। ठीक है, असली पार्ट में भले वो
10.1 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे वो प्लेन या जो भी रेफरेंस ज्योमेट्री क्रिएट करेगा, और उसके बाद यहाँ से जैसे मान लो उन्होंने पैरेललिज्म दिया होगा सपोज़ 1 मिलीमीटर में, तो एक टॉलरेंस जोन बनाएगा 1 मिलीमीटर का ऐसा। और अगर ये जो ऊपर वाला इस पर फिर इस पर पॉइंट्स टच करेगा, प्रॉप से टच कराएगा अलग अलग पॉइंट्स पे, तो इससे कर्वी या वेवी शेप बनेगा। ठीक है, तो वो इन जो अपनी बाउंड्री है, जो टॉलरेंस जोन है, उसके अंदर अगर लाई करता है तो पार्ट ओके हो जाएगा। अगर इससे बाहर निकल गया, सपोज़ ये फीचर है यहाँ तक आया होता, तो ये पार्ट नॉट ओके हो जाता, पैरेललिज्म के का जो हमने जोन दिया है उससे बाहर निकल जाता। तो जो डेटम है वो एक तरीके से अपनी ट्रू फेसेस हैं, ट्रू बाउंड्रीज़ हैं, जहाँ से हम मेज़रमेंट स्टार्ट करते हैं, मेज़रमेंट का रेफरेंस मेज़रमेंट हम कहें स्टार्ट करते हैं। लाइक अगर मैं कोई लंबाई नापूंगा तो कहीं से तो शुरू करूँगा, तो जहाँ से शुरू करूँगा अगर वो ही चीज़ टेढ़ी मेढ़ी हो तो मुझे रिज़ल्ट ओके नहीं मिलेंगे, कुछ ऐसा समझ सकते हो। तो हम जहाँ से जो स्टार्ट पॉइंट है या जो रेफरेंस पॉइंट है उसको हम हमेशा ट्रू रखते हैं, वो परफेक्ट होना चाहिए। तो वो जो परफेक्ट स्टार्ट पॉइंट्स हैं या परफेक्ट लिमिटर्स हैं उन्हें हम डेटम कहते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द GD&T सिम्बल्स। तो ये अपने 14 सिंबल्स होते हैं ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग के, जो अलग अलग टाइप की फॉर्म को, ओरिएंटेशन को, प्रोफाइल को कंट्रोल करते हैं। कुछ ऐसी GD&Ts हैं, मतलब कुछ ऐसी ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस हैं जिसमें डेटम की ज़रूरत होती है, कुछ में डेटम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये उसकी टेबल है कि ये जो शुरुआत के 3 हैं जो फॉर्म को कंट्रोल करते हैं, 4, फ्लैटनेस, स्ट्रेटनेस, सिलेंडरिसिटी, सर्कुलरिटी या राउंडनेस, इनमें हमें डेटम की ज़रूरत नहीं होती। ये खुद से ही खुद को मेज़र करते हैं। अभी जब हम फ्लैटनेस समझेंगे, जब फ्लैटनेस में बात करेंगे तो ये चीज़ समझ में आएगी कि डेटम की ज़रूरत क्यों नहीं है। नाउ इसके आगे जितने भी हैं सब में डेटम की ज़रूरत होती है एक्सेप्ट 13 और 14। इसमें मर्जी है, आप डेटम से किसी एक डेटम से प्रोफाइल दे भी सकते हो, और किसी ये या प्रोफाइल के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक टॉलरेंस जोन डिफ़ाइन कर सकते हैं, और जो टारगेटेड ज्योमेट्री है वो उस टॉलरेंस जोन के अंदर होनी चाहिए। उसके लिए मुझे किसी मास्टर फेस या स्टार्ट पॉइंट की ज़रूरत नहीं कि मैं बस कि मेरे को 15 मिलीमीटर ऊपर जाना है तो उस स्टार्ट पॉइंट वो डेटम होना चाहिए। ये ऑप्शनल है यहाँ पे। ठीक है, अब इनकी डिटेल में हम जाएंगे, होता क्या है, कैसे यूज़ होता है, और कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे। और ये मेरे को लग रहा है 1 हफ्ते के ऊपर हम खींचने, मेरे ख्याल से मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी पॉसिबल सिचुएशंस हैं उनको कवर कर सकूँ। आज मेरे पास, मैंने क्योंकि यहीं तक प्रेजेंटेशन बनाई है, तो अपने पास फ्लैटनेस, आज हम सिर्फ फ्लैटनेस तक की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद फर्दर और जब डिटेल्स में बना लूँगा तब उस पर काम करेंगे या उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मैं ये पिक्टोरियल व्यू से समझ में आ रहा है कि ये एक पार्ट है, एक यू टाइप का सेक्शन है, इसमें हो सकता है कुछ थिकनेस भी हो, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो पर उसको मैं अभी फ़ोटो या पिक्चर में, पेंट में दिखा दूंगा कि क्या है वास्तव में। ये इन्होंने बोला है कि ये जो ऊपर का सरफेस है उसकी फ्लैटनेस ये 0.02 इंचेस में मांग रहे हैं, सॉरी mm में मांग रहे हैं। क्या बात है, कुछ ज़्यादा ही टाइट टॉलरेंस है। तो ये इन्होंने इसकी सरफेस को थोड़ा एग्जेगरेट करके, थोड़ा जूम करके दिखाया गया है
किसी भी मेथड से मशीन करोगे सरफेस परफेक्टली फ्लैट नहीं होने वाली है। चाहे किसी भी मेथड का यूज़ कर लो, ग्राइंडिंग कर लो, हॉर्निंग कर लो, स्टिल कुछ ना कुछ वेवीनेस रहेगी। तो अब इन्होंने 0.02 हो सकता है ये पार्ट, जैसे सिलेंडर और पिस्टन का केस ले लो, तो वहाँ पे बहुत प्रिसाइज सरफेस चाहिए होती है। उस जगहों पे हम इस टाइप की सरफेस, इस टाइप की फ्लैटनेस की रिक्वायरमेंट मांग सकते हैं। तो ये तो अभी 2D में दिखाई पड़ रहा है, बट इसको अगर 1D में दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं इस लाइन की बात, इस ऊपर वाले सरफेस की बात करूँ, सॉरी ये 2D है, 2 डायमेंशन है, 1 2 जुड़ गया, राइट, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल में दिखाई पड़ रहा है। वास्तव में जो अगर फेस होगा ये कुछ ऐसा होगा। इसको ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कुछ रहा होगा ये। ऐसा कुछ होगा ये फेस। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि इनको फ्लैटनेस चाहिए 0.02 में। इसके ऊपर मशीनिंग करी गई और इसमें कुछ मेरे को वेवी पैटर्न मिल रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ, ऐसी मान लो इसको किसी ने मिलिंग कट मारा हुआ है, तो ये खड़ी लाइन, ऐसी कुछ लाइन्स होंगी, ऐसा कुछ। तो ये अगर मैं बात करूँ जो इसमें दिखा रहा है, ऐसे करके इस टाइप के कुछ चीज़ें बनी हुई, कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे ऐसे, पूरा प्लेन नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ से अगर मान लो इन्होंने एक सेक्शन काट दिया, या सीधा सीधा फ्रंट व्यू देख रहे हैं जैसे ये वाला है, तो फ्लैटनेस होती क्या है, ये है डिफरेंस पीक और वैली का। वापस लेके आता है प्रेजेंटेशन मोड में। तो इसकी फ्लैटनेस अगर मैं बात करूं, तो जो सबसे नीचे, जो सबसे गहरा पॉइंट है और जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, मान लो यहाँ से अगर मैं इस छोटे जोन की बात करूँ, एक काम करता हूँ, इसको मैं प्रिंट स्क्रीन लेता हूँ, इसको यहाँ लेके आ गए, और इसको और क्लियर करने के लिए, सपोज़ कोई मेरे को डिलिमिट कर दे कि भाई मुझे ना ये सरफेस तो ठीक है, लेकिन मुझे इसके बीच में से वो चाहिए फ्लैटनेस, इस लाइन और इस लाइन के बीच में। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, ऐसी सिचुएशन वैसे आती नहीं है आमतौर पर, जो पूरा वो एक फेस या एक डोमेन डिफाइन कर देते हैं, इसमें उनको फ्लैटनेस चाहिए होती है। तो जस्ट मैं फ्लैटनेस को एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। अगर मान लो इस लाइन और इस लाइन के बीच में मुझे फ्लैटनेस पता करनी है, तो वो क्या रहेगी, ये पॉइंट हो गया, ये अपना 0 है, ये हो गया सपोज 1 mm, ठीक है। तो इस जोन, अभी वो भूल जाओ इसमें टॉलरेंस क्या दी हुई है, मैं ये सिर्फ वैल्यूज़ दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो ये 1 मिलीमीटर हो गया। अगर मैं ये बात करूँ, ये -1 है, -1, और ये अपना +1 है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँ कि अगर मैं बात करूँ सेगमेंट, ये A है, ये B है, ये C है, तो अगर मैं A से B के बीच की बात करूँ फ्लैटनेस की, तो अपनी क्या होगी 1 मिलीमीटर। B से C के जोन की बात करूँ, जहाँ पे -1 से लेके +1 जा रहा है, तो यहाँ की जो फ्लैटनेस है वो 2 मिलीमीटर होगी। और अगर पूरे A to C की बात करूँ, तो इस एरिया की फ्लैटनेस मेरी होगी 2 मिलीमीटर, यानी कि जो डिफरेंस है पीक टू वैली, वो मेरी फ्लैटनेस है।
और इसको मेज़र करने के लिए हम हाइट गेज का यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें हमें एक डायल लगाना पड़ेगा जिसको आमतौर पे हम पपी डायल बोलते हैं। ठीक है, तो हम उसमें होता क्या है, जैसे कि मैंने डिफाइन बताया था कि आप कोई बेसिक डायमेंशन दी होगी, सपोज इसकी बेसिक डायमेंशन दे रखी है 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो मेज़रमेंट करने वाला क्या करेगा, इसको वी ब्लॉक पे रख लेगा या सरफेस प्लेट पे रखेगा और यहाँ इस वाले पॉइंट को पहले पपी डायल पे टच करेगा, उसे ज़ीरो, उस पर कुछ प्रेशर दे देगा। इसको एक बार देखना पड़ेगा, मतलब इसको, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये एक्सप्लेनेशन से पॉसिबल नहीं है समझ पाना। इसको कहीं कभी अपनी कंपनी में जहाँ पे हाइट गेज यूज़ होता हो वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पे आपने क्या किया, इसको जो हाइट गेज है अपना, वहाँ पे यहाँ पे कुछ एक डायल इंडिकेटर जैसा रहेगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू हो सकता है आ गई हो। ठीक है, ये अपना सरफेस प्लेट पे रख दिया आपने, ये सरफेस प्लेट हो गई, ये आपका हाइट गेज यहाँ पे रखा हुआ है। तो जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे ना यहाँ पे, तो कुछ तो वैल्यू आएगी। यहाँ पे आपने टच किया इसके प्रॉप को, अरे यार, सपोज इसका डायल है, ये पपी डायल का डायल है, यहाँ पे कुछ ABC वैल्यू आ गई, आपने इसको ज़ीरो कर दिया और पपी डायल से इस पर प्रेशर दिया, इसको प्रेशर दे के, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कितना प्रेशर देते हैं, प्रेशर इन द सेंस इसको जब इसको दबाओगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी, हो सकता है 0.05 mm या कुछ 50 माइक्रोन। एंड इसके बाद डायल में भी एक ज़ीरो होता है, उसको आप घुमा के वहाँ पे भी ज़ीरो लेके आ जाओ उस प्रेशर के साथ। जब इसको वापस, अब इस यहाँ पे मान लो इसकी हमने बेसिक डायमेंशन 10 मिलीमीटर दे रखी है, 10 मिलीमीटर, इसका मतलब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ है, डायमेंशन डिस्टेंस है वो 10 है। अब मैं इसको हाइट गेज को 10 mm ऊपर उठाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं आ जाएगा इसका लेवल, और फिर ये पपी डायल वहाँ जाएगा और इसको मैं पूरा इस पूरे सरफेस में मूव कराऊँगा। तो जो वेरिएशन है वो मुझे इस डायल गेज पे आगे पीछे कम ज़्यादा होता दिखाई पड़ेगा। उससे मैं फ्लैटनेस का अंदाज़ा लगा सकता हूँ, वो मैं रिपोर्ट कर दूँगा। यहाँ पे मेरे साथ में, अपने साथ में है जैकिशन। क्या यही तरीका है फ्लैटनेस मेज़र करने का पपी डायल का यूज़ करके, और देयर यू वांट टू ऐड समथिंग? हाँ जी सर, पपी डायल यूज करके मैं तो फ्लैटनेस मेजर करता हूँ। फ्लैटनेस हम मतलब हाइट गेज और पपी डायल की हेल्प से कर सकते हैं मेज़र, राइट? मतलब इसके लिए हमें CMM तक जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये एग्जैक्टली यहाँ पर मेज़र करने का मेथड बहुत डिटेल में समझाना तो मुश्किल है, क्योंकि GD&T, जैसे मैंने बोला कि जो अपना स्टैंडर्ड भी है ना, वो मेजरिंग मेथड को नहीं बताता है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है कि इस पर्टिकुलर डायमेंशन को एक डिज़ाइनर कैसे समझे और इसको फिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ड्राइंग पे कैसे प्रेजेंट करे। तो क्या फ्लैटनेस की में क्लियरिटी है या इसमें कोई क्वेश्चन है? सर ये जो फ्लैटनेस का जो हाइट दी, मतलब वो जो पीक टू वैल्यू जो हाइट दी रहती है, इसकी वजह से जो डायमेंशन में जो टॉलरेंस दिया है उसमें कुछ ऐड अप या टॉलरेंस वैसी रहेगी? नहीं, देखो, ये जो ब्लू लाइन है 0.2 है, ये तो दिया है जोन कि आपकी 0.2 में फ्लैटनेस होनी चाहिए। अब वो वैल्यू जो पीक टू वैली डिफरेंस है वो 0.01 हो सकता है, 0.018 हो सकता है, 0.05 भी हो सकता है, बट अगर 0.05 हुआ तो पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा। और विद इन 0.02 है जो रिपोर्टेड वैल्यू, ये है अपनी, ये स्पेसिफिकेशन है। और जो रिपोर्टेड वैल्यू है जो हम मेज़र करेंगे, दैट कुड वी कैन से दैट इट इज़ अ रिपोर्टेड वैल्यू या रियल मेजर्ड वैल्यू। तो अब हम इस मेजर्ड वैल्यू को कंपेयर करेंगे अपने स्पेसिफिकेशन से। अगर विद इन द स्पेसिफिकेशन है दैन पार्ट इज़ ओके, विद इन द स्पेसिफिकेशन नहीं है तो पार्ट नॉट ओके हो जाएगा।
इसमें जोड़ेंगे कुछ नहीं। मतलब अगर तुम यहाँ से कंफ्यूज हो रहे हो कि मेरा पार्ट में ये प्लस माइनस पूछना है, 0.3 है। मेरे पूछने का मतलब ये है सर कि जो हमने जो उसकी डायमेंशन जो 5.03 और 5 पॉजिटिव में और माइनस में 0.3 दिया हुआ है टॉलरेंस, उसमें प्लस ये 0.02 करेंगे फ्लैटनेस नापते टाइम? नहीं 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 नहीं, वो इसलिए क्योंकि देखो ये डायमेंशन जो है ये खुद से ही खुद को मेज़र कर रही है, इसीलिए मेरे यहाँ पे डेटम नहीं है। अगर मैंने यहाँ नीचे डेटम दिया होता, मतलब ये फ्लैटनेस किसी डेटम के रिस्पेक्ट में होती, तब ये सवाल उठ सकता था। बट ये अपने खुद से ही खुद को मेज़र कर रहा है कि अपने एक सरफेस में, एक प्लेन में, प्लेन तो नहीं कहूँगा, प्लेन होता है आइडियल, वो उसमें ये वे भी चीज़ें नहीं हो सकती। एक जो सरफेस बनी हुई है, उस सरफेस में जो सबसे गहरा पॉइंट है और सबसे ऊंचा पॉइंट है, उनका वो अंतर है। हेलो कुछ क्लियरिटी हुई या अभी भी कंफ्यूजन है? हाँ हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है? बंसराज, जब हाँ। आप फ्लैटनेस चेक करते हैं तो जैसे 0.02 आपको दिया हुआ है कि ये आपका मैक्स लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको ये रोहित का क्वेश्चन था। जो पप्पी डायल है सर, पप्पी डायल पे हमें 0.2 का प्रेशर देके 0 करेंगे, फिर इसका मेजरमेंट लेंगे और इस ये टॉलरेंस जो क्लियर है। टोटल टॉलरेंस है उससे ऊपर तो कतई नहीं होना। जैसे प्लस में 0.3 है और माइनस में 0.3 है, तो ऐसा नहीं कि हम अपना फ्लैटनेस दे दिए 0.3, तो ये पार्ट ऐसे ही रिजेक्ट है। टॉलरेंस बाहर कोई भी एंटी बाहर नहीं। मतलब ये जो टॉलरेंस, हाँ, तो ये रोहित का क्वेश्चन था कि क्या मैं 0.2 में ये ऐड नहीं करूँगा? तो ये ऐड नहीं करना है। स्ट्रेट आंसर ये है कि ये जो इधर की टॉलरेंसेस हैं, घटानी भी नहीं है, जोड़नी भी नहीं है। इसमें सिर्फ आपको यही आपका टॉलरेंस हो रहा है 0.02। सर जैसे तो 5 जो इसमें 0.3 है, अगर हम राइट साइड में मेजर कर रहे हैं और यहाँ पे आ गया सर 5.2, और लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हैं वहां आ गया 5.25, तो यहाँ तो फ्लैटनेस है ही नहीं। एक एक तरह से हमारा इसमें टॉलरेंस भी कंट्रोल होता है। इसको मेजर करने के दो तरीके हैं। एक तो स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है, नीचे बॉटम में स्क्रू लगा के, और उस पार्ट को देखते हैं हम पहले 0 है कि नहीं चारों ओर से, फिर फ्लैटनेस पप्पी डाल के उतना प्रेशर देके हम चेक कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो जयकिशन का कहना ये है कि इसको हम सीधे सीधे सरफेस प्लेट पे ना रख के, ये एक डिफरेंट केस है। तो यही एक्सपीरियंस है जो जयकिशन ने बात करी ना। तो आमतौर पे ये तो कागज़ी बात हो गई कि हाँ भाई इसको हम उस पर रख देंगे सरफेस प्लेट पे। अब जयकिशन का कहना ये है कि मान लो एक ब्लॉक है, इसके ऊपर मैंने टॉलरेंस दी है +-1 की एग्जांपल के तौर पे, और उसके ऊपर फिर मैंने फ्लैटनेस दे दी है 0.5 की। ठीक, अब +-1 है तो हो सकता है कि ये 10 mm है, तो ये 9, एक साइड मान लो मेरा 9 हो गया -1 और एक साइड हो गया 11। ठीक है, तो अब क्या है, ये पार्ट है ऐसा। ये पार्ट हो गया ऐसा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको सरफेस प्लेट पर रख दिया नीचे, तो ये सरफेस प्लेट आ गई अपनी। बेसिक सीधा नहीं है, चलो इसको ये मान लो कि ये नीचे सीधा है एकदम, सरफेस प्लेट में मैंने रख दिया, ये हो गया सीधा। लेकिन जो इसका ये जो डायमेंशन का एरर है वो 2 मिलीमीटर ऑलरेडी है। तो जब मैं पप्पी डायल को यहाँ पे 0.5 का प्रेशर लेके इधर से चलाना चालू करूँगा, या सॉरी हाईएस्ट पॉइंट से चलाना चालू करूँगा, तो ये हवा में आ जाएगा।
या नीचे से अगर मैं चलाना चालू करूँगा तो वैसे ही 0.5 को क्रॉस कर जाएगा। ये तो 2 मिलीमीटर का गैप है, तो इस तरीके से ये नॉट ओके हो जाएगा, बट ये करेक्ट नहीं है। तो जो जैकिशन ने बताया, इस टाइम पे हम क्या करते हैं कि पहले तो इसके नीचे वो उसको एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं, बैलेंसर इसको बैलेंस करने के लिए, या इसको वो स्क्रू बैलेंसर, फ्लैटनेस को कर देंगे 0.004। तो उसमें क्या होता है यहाँ पे बीच, हाँ, तो बीच में एक नट सा लगा होता है जिससे इनकी हाइट को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, और इसको हाइट एडजस्ट करके इसको इतना ऊपर लेके जाएंगे कि ये सीधा हो जाए। मतलब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो भी वही रीडिंग दे, और यहाँ पे चेक करूँ तो भी वही रीडिंग दे। तो ये मेरा पार्ट हो गया सीधा, ठीक है। तो अब इस सरफेस में जो वेवीनेस है, अब मैं वो कैप्चर कर पाऊँगा, ठीक है। ये क्योंकि किसी डेटम पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए मैं इसकी सिर्फ इसी सरफेस के बारे में बात करूँगा। मुझे इससे मतलब नहीं नीचे क्या है, टेढ़ा है, आड़ा तिरछा कुछ भी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इस सरफेस के में जो अप एंड डाउन्स हैं, जो ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ है, उसको मैं चेक कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। कुछ क्लैरिटी हुई या अभी और क्वेश्चन है? क्लियर हो गया सर। रोहित, ठीक है। तो फिलहाल फ्लैटनेस हम सिर्फ इस सरफेस के बारे में बात करेंगे, हमें नीचे से कोई लेना देना नहीं, दाएं बाएं से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेटम डिफाइन नहीं है। मेरा टारगेट सिर्फ ये सरफेस है। ओके, तो हम फ्लैटनेस पार कर गए हैं। आगे कल कौन सा दिन है? ओके, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन। अच्छा, मैंने एक और चीज़ सोची है कि मैं फ्राइडे या थर्सडे, ठीक है, मैं थर्सडे ना तुम लोगों को कोई एक्सरसाइज दूंगा चाहे, और उसको तुम्हें ऑटोकैड और कैटिया दोनों पे बनाना है, और मंडे को उसके अपने पॉइंट्स, अपने क्वेश्चंस, या तुमने अगर कर लिया है 15 मिनट के अंदर अंदर सब लोग फटाफट शो करेंगे। क्या ये करा जा सकता है? और जो एक्सरसाइजेज होंगी बहुत सिंपल वाली चालू होंगी। पहले जैसे हो सकता है कि पहली एक्सरसाइज हो, उसमें मैं तुम्हें ये बनाने को दे दूं कि इसको ऑटोकैड में बनाओ, इसकी गहराई डिफाइन कर दूं, इसको कैटिया में बना दो। तो मतलब कैटिया में इसका मॉडल बनेगा, ड्राइंग बनेगी, ऑटोकैड में इसकी ड्राइंग बनेगी। वो तुम लोग के पास सैटरडे और संडे का टाइम होगा, मंडे को दिखाओ, क्योंकि हमने जो पढ़ तो बहुत लिया, अभी करने का टाइम है। ठीक है। और इसके बेस पे मैं क्या करूँगा, एक टेबल बनाऊँगा जिसमें सबके नाम लिखे होंगे कि किसने एक्सरसाइज करी, किसने नहीं करी, किसने अटैम्प्ट ही नहीं किया। तो उसके हिसाब से नंबर्स वगैरह आएंगे, एंड लेट्स सी जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा शायद उसे कुछ दिया भी जा सके, पता नहीं कब तक। ठीक है, तो करते हैं इसे। तो उसमें वैसा करेंगे जिसके सबसे कम नंबर आएंगे ना, उसको 2 टुकड़े कर देंगे आधे। मान लो 10 बंदे हैं तो 5 लो रैंकर और 5 हाई रैंकर, तो हाई रैंकर को लो रैंकर वाले कुछ गिफ्ट करेंगे। सही है? ठीक है, तो सभी लोगों को हाई रैंक में आना है। हाँ, क्या पता मत रहते, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ थोड़ा ही है। तो देखेंगे क्या है, कैसे रहेगा, या तो 2-2 की टीम बना देंगे। सर वो टाइमिंग पे थोड़ा फर्क पड़ेगा, बाकी तो मुझे लगता है। हाँ, और क्या, जब सीखा सबने एक ही चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें बंसराज को नहीं आती। और नहीं, इसमें हेल्प की कौन सी बात है, ये जो तुमने पीछे एक्सरसाइजेस करी हैं उनमें मैं इतना कोई बहुत बड़ी चीज़ देने वाला नहीं हूँ। मेरा टारगेट अभी क्या है, तुम लोगों का हाथ सेट हो कीबोर्ड पे, तुम लोग का हाथ सेट हो माउस पे, ये है टारगेट। इतनी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज नहीं होगी। जब थोड़ा थोड़ा बनाने लगोगे तो उसके बाद फिर बाद में बहुत, जब मुझे लगेगा तुम लोग का वो लेवल आ गया हाई फाई,
तब करेंगे। जब सोचो क्या तुम लोग ये इतनी छोटी सी चीज़ नहीं बना सकते, जो स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है ये नहीं बना पाओगे। और इसको बनाने के लिए तुम्हें किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, जो क्लासेस करवाई गई हैं उसी में से सब मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ सिंपल सा एक एक्सरसाइज पकड़ा दूँ तुम्हें कि ये बना के लाना है, 1 मिनट, ऐसा कुछ, और जिसमें अभी तो मैंने इसमें गहराई नहीं दिखा रखी है, मान लो ये हो गया ऐसा 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 है, और ये नीचे आ गया। ऐसा कुछ, मतलब एग्जैक्टली बना नहीं है वो। यहाँ इस टाइप की कोई चीज़ बनी हुई है तो बहुत आसान है, बहुत आराम से बना लोगे। समझ ही नहीं आया क्या है ये, बन जाएगा ना। टेबल नहीं है, सी है, टेबल नहीं है ये, ऐसे करके सी सेक्शन है ये। तो ऐसा कुछ तुम्हें बनाना है तो बहुत आसान है, कोई भी बना लेगा। साथ में जो डायमेंशनिंग दी हुई है ये ऑटोकैड और कैटिया में काम आ जाएगी। बन गया, क्या कहते हो? तो इस टाइप की चीज़ें हैं। मैं चाहता हूँ तुम्हारे हाथ पैर चलना चालू हों। अभी मुझे पता है कि कोई आदमी कुछ नहीं कर रहा है, हाँ जी बहुत बढ़िया, एक शो चलता है आधे घंटे 1 घंटे का, उसको सब देखते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, ऐसे ही ना। चलो ठीक है, हाँ मज़ा आएगा, इसको करोगे तो अच्छा लगेगा। ऊपर से जब कंपटीशन होगा ना, एक दूसरे से फील आएगी यार, जो नए नए हैं वो बना ले रहे हैं, बंसराज आलस के बारे बना ही नहीं रहे हैं, और उसके बाद जब मंडे को डिस्कशन हो रहा है तो पता चल रहा है जी अरे हमने तो बनाया नहीं। तो जब वो कॉम्पिटिटिव फील आएगी ना तब मज़ा आएगा। चलो ठीक है, आज का एंड करते हैं, और कल GD&T रहेगा। फ्राइडे को मैं ऐसे छोटा मोटा कोई एक्सरसाइज दे दूँगा, और मंडे को बना के सभी को लाना है ऑटोकैड में और कैटिया में, ड्राइंग बनानी है, ठीक है। चलो जी, एंड करते हैं, बाय एवरीवन।